ने पूछा है, तो उस डाउट्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस क्लास में। पहला डाउट है कि ये जब दो मॉड फंक्शन आ जाएं तब आप इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे। तो देखो, कोई चीज़ की कंटिन्यूटी देखने का सबसे आसान तरीका ये है, या तो ग्राफ प्लॉट कर लो आप, या फिर आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब भी मॉड फंक्शन आए तो आप इसके अंदर की वैल्यू को ज़ीरो इक्वेट करिए और उसके अबाउट फंक्शन को ब्रेक करिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। हम लोग के पास एक ज़ीरो टर्म है और एक वन टर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। ऐसे लिखेंगे डोमेन में कि अगर हमारा डोमेन जो है वो x लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा है, क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो किया हमने तो एक रूट मिला, एक x इक्वल टू वन मिला। तो x इक्वल टू ज़ीरो, फिर ज़ीरो से वन और वन से इनफाइनाइट, ये तीन इंटरवल मिलेंगे हमें। तो x ज़ीरो से जब छोटा होगा तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी और मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव बनाना, तो यानी माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। चलिए इस पे आ जाते हैं। ये कब निगेटिव होगा, निगेटिव छोड़िए, कब पॉजिटिव होगा, जब x की वैल्यू वन से बड़ा हो या वन हो तब ये ज़ीरो कहा जाएगा। यानी कि ये ज़ीरो से लेस देन में तो हमेशा निगेटिव होना है, यानी ये भी, इसके साथ भी हम लोगों को माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम सॉल्व करके अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया डोमेन का। अगला डोमेन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप, ज़ीरो से लेके अगर फंक्शन वन तक हो तो ज़ीरो से वन में देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x, लेकिन इसके लिए आपको अभी भी x माइनस वन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, वन से बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव हो ही गया था, ये भी पॉजिटिव होने लगेगा। तो यानी सभी का साइन आपको सेम रखना पड़ेगा, फॉर ग्रेटर देन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो अब हम लोग इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल तो वन आ गया, और ये हो गया टू एक्स माइनस वन, फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, फॉर एक्स लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन, एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ठीक है। ये अब हमें फंक्शन मिल गया। जब ये फंक्शन मिल गया तो अब आप ज़ीरो और वन पे कंटिन्यूटी आराम से चेक कर सकते हो। तो आराम से देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको वन माइनस एच लिखने की जरूरत भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तभी ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एच वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ज़ीरो यहाँ पुट करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो कितना आ रहा है, वन आ रहा है। और अगर मैं इसका लिमिट एट ए पॉइंट देखूँ तो क्या दिख रहा है, वन ही दिख रहा है। राइट हैंड लिमिट भी इसका वन ही है, तो यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ज़ीरो। अच्छा, वन पे भी आप ऐसे ही चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट वन है, लिमिट एट अ पॉइंट भी यही है, तो वन पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, टू माइनस वन, वन ही आ रहा है। और राइट हैंड लिमिट अगर देखें तो उसमें भी फंक्शन यही रहेगा, तो क्या होगा, टू इंटू, तो वो भी आ रहा है सेम वन। तो यानी ये वन पे भी कंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉड वाले फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके बाद आई होप आप आराम से कर लेते हो। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे है। दूसरे क्वेश्चन में है कि x माइनस वन मॉड प्लस एक्स प्लस वन मॉड एट x इक्वल टू माइनस वन एंड वन पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फिर से वही स्टेप, डोमेन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक बार इसको आप जीरो से इक्वेट किया तो आपको यहां से क्या मिल गया, x इक्वल टू वन, और इसको एक बार अपने अंदर वाली वैल्यू को जीरो से इक्वेट किया तो x इक्वल टू माइनस वन। तो दो रूट्स हमें मिल गए, यानी दो कितने सेक्शन बनेंगे, जब दो सेक्शन आते थे तो तीन सेक्शन बनते थे ना, दो रूट्स अगर आते हैं तो ऐसे ही हमें अब क्या सेक्शन मिलेगा, माइनस वन वन, दो रूट है तो एक माइनस वन से कम वाला, तो फंक्शन को हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, कैसे,
-1 से छोटा, ठीक है, तो -1 से जब ये छोटा होगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये आप निगेटिव रख लीजिए। और अगर ये -1 से छोटा हुआ, मतलब -1 से छोटा मतलब -2 इस तरह से, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी इस पे भी आपको निगेटिव, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना। चलिए ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हम क्या करें, अगला हम ले लेते हैं कि -1 से अगर 1 के बीच में हो x, तब आप क्या करोगे, तो -1 से अगर बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो ये तो अभी भी निगेटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म -1 से अगर बड़ा हो तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी ये तो निगेटिव अभी भी रहेगा लेकिन ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए तब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो पॉजिटिव हो ही गया। तो x -1 प्लस x प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हम फिर से उसी तरह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ रहा है -2x प्लस 1 -1, तो यहाँ आ गया -2x फॉर x लेस देन -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -x और प्लस x कैंसिल हो गया, 1 1 2 फॉर x लाइज बिटवीन, और ये हो गया 2x फॉर x ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखिए क्लियर है यहां तक। अब फिर से आप वही लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो। -1 पे आपको चेक करना था ना, तो -1 पे देखो, -1 पुट करके देखो तो -2 इंटू -1 2 आ रहा है, ठीक है। और -1 लिमिटेड पॉइंट निकालोगे तो 2 दिया ही हुआ है, राइट हैंड लिमिट भी 2 ही होगा, तो यानी 1 पे तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। -1 पे सॉरी 1 पे चेक करते हैं। 1 के लेफ्ट हैंड पार्ट में वैल्यू क्या है, 2 है। लिमिट एट अ पॉइंट 1 पे पुट करके देखते हैं 2 ही आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो भी 2 ही आ रहा है, यानी 1 पे भी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये आपके दो डाउट थे मॉड को लेके कि अगर मॉड आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ फंक्शन का ही खेल है। फंक्शन आपने अगर सही से देखा होगा तो ये आपको डाउट नहीं आना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, डाउट आना भी अच्छी बात है। हाँ, अब कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिया है 2x क्यूब -5। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है कब, जब x जो है वो 1 से 2 के बीच में है, 2 ओपन इंटरवल। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? देखिए तो बहुत ही आसान तरीका है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x जो है वो 1 से 2 के बीच में, तो x क्यूब क्या होगा, सॉरी x क्यूब यही होगा 1 से 8। अब आप 2 से इंटू कर लीजिए, जो ये चीज है, फिर 2 से इंटू किया तो हमें क्या मिल गया, 2x क्यूब कहां से कहां तक लाई करेगा। अब -5 भी कर लीजिए, तो 2 में से -5 इधर भी, बीच में भी करिए और इधर भी, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -3 से लेके 11 तक, है कि नहीं। तो जब ऐसी बात हो गई, अब आप ये बताओ, ये जो वैल्यूज का रेंज हमें पता चल गया, तो ये किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां जहां पे ये इसकी वैल्यू इंटीग्रल होगी। तो ये इंटीग्रल कहां कहां पे होगा, ऐसे ही जोड़ लीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 कहां तक, 10 तक, ठीक है।
तो यहां से यहां तक कितनी डिसकंटिन्यूटी हो गई 10 नंबर्स, और यहां से यहां तक अगर मैं जोड़ लूं तो कितने हैं 4, तो 10 + 4 14 पॉइंट्स पे कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, डिसकंटिन्यूटी इसकी कैसे चेक करेंगे। तो आपका डाउट नहीं था लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी बता दूँ, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि sin x + cos x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है और x बिलोंग्स टू 0 से 2π, मतलब x 0 से 2π में आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे आपको डोमेन डिवाइड किया है 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि sin x और cos x वो इसी वैल्यू पे बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे वो अपना नेचर चेंज कर रहे होंगे, ऐसा एक प्रिडिक्शन है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो अब देखिए हमें ये पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जब ये इंटीग्रल वैल्यू ये अपना देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं इसका। तो उसके पहले हम लोग sin x + cos x के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले इसका ग्राफ मैं एक बनाता हूँ आपको यहाँ बगल में। ये है आपका sin x का ग्राफ, 0 π/2 π 3π/2 2π, ये है x, ये है y। ठीक है, ये हो गया sin x का। अब cos x का देखते हैं, इसी में अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, तो ये आपका 1 वैल्यू है, तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये पाई पे अपनी वैल्यू क्या रखता है -1 रखता है, और ये आपका हो गया π/2, ये 3π/2 और ये आपका 2π। ठीक है, अब हमें क्या देखना है इस ग्राफ से, हमें क्या चीज़ें समझनी है। अब ये मान लीजिए पॉइंट है बीच में, मैंने इसको 3π/4 रख दिया। ऐसे ही आप बीच में चाहो तो इस पॉइंट को रख लो 5π/4। ठीक है, और ऐसे ही इस पॉइंट को मान लीजिए 7π/4। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग कि इस ग्राफ में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। तो अगर मैं यहां से बात करूं, 0 से π/4 है, 0 से π/4 पे पहले देखते हैं कि क्या इसका नेचर हो रहा है, मतलब किस रेंज में वैल्यू रहेगी। 0 से π/4 अगर मैं जा रहा हूं, देखो ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, ये जितना कम है उतना ही ये जुड़ जाएगा, तो यानी ये कितनी वैल्यू रखेगा, मान लो यहाँ पे जैसे सपोज 30 डिग्री रखा मैंने, तो 1/2 और √3/2 दो वैल्यू आई, तो √3/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.866 और उसकी वैल्यू हो गई 0.5, तो ये 1 से 2 के बीच में आ गया वैल्यू। क्लियर है, तो यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, तो आपका क्या होने वाला है, ये वैल्यू 0 से मतलब 1 से ज्यादा ही होगी, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 0 से π/4 में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके ये मैं π/4 तक की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं π/4 पे भी चेक कर लेता हूं, तो π/4 पे वैल्यू क्या है 1/√2 1/√2, यानी 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होता है √2, तो √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही तो होगा, तो यानी यहां पे भी ये कंटिन्यूअस ही चलेगा। अब π/4 से π/2 में देखते हैं। ठीक है, यहां से देखो ये वैल्यू अब थोड़ी सी बढ़ी इधर और उतना ही ये घट गया, जितना ये बढ़ा उतना ये घट गया। तो अब एक चीज बताइए, ये पहले ही 1 से कम था और ये वाली वैल्यू क्या है इसमें जुड़ रही है, तो ये 1 से ऊपर ही करेगा कि घटाएगा इसको,
तो ये घट तो रहा है, नो डाउट ये घट रहा है, लेकिन अभी भी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि π/4 से लेके π/2 में भी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू एंगल लेके देख लो, 3π इसमें क्या आएगा, एक वैल्यू π/2 के हैं, तो और कोई भी वैल्यू आप देख लो, 75 की वैल्यू आप निकाल के देख सकते हो, 60 देख सकते हो, ठीक है, sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 प्लस cos 60 ये दोनों आप जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिल रहा है, 1 से ज्यादा ही वैल्यू मिल रही है, यानी कि π/4 से π/2 में भी वैल्यू इसकी कैसी हो रही है, ठीक है। चलिए अब π/2 पे हम लोग आ गए, तो π/2 पे वैल्यू क्या देगा, ये π/2 sin π/2 प्लस cos π/2 ये क्या देता है, 1 देगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यही रहेगा, यहां पे भी क्लोज्ड हो गया। चलिए अब π/4 पे देखते हैं, तो π/2 हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं 3π/4 पे, ये π/2 से 3π/4 के बीच में। तो अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू 1 से कम है, क्लियर है, और यहां से cos की अगर बात करूं मैं, ये रेड वाला जो है cos भी देखो यहां से निगेटिव है और घट रहा है। तो एक तो पहली बात यह है कि ये वैल्यू 1 से कम है और दूसरा ये भी घटे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी वैल्यू cos की है, यहां cos क्या है, 0 है, 0 से ये मैक्सिमम यहां तक क्या होगा, ये वैल्यू घट रही है पॉजिटिव में, मतलब ये भी अपने 1 से लेके ये कहां तक पहुंच रहा है, 1/√2 तक पहुंचेगा साइन, और इधर से cos भी 1 से -1/√2 तक पहुंच रहा है, ठीक है ना, 0 से -1/√2। इसके बाद माइनस में इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा और ये प्लस में वैल्यू घट जाएगी 3π/4 के बाद। तो ये आप जो रिजल्टेंट देखोगे ये अब निगेटिव देने लगेगा, तो वो बाद में समझते हैं। π/2 से 3π/4 में आप देखो ये वैल्यू घटा और ये भी घट रहा है, यहां पे अपना ये वैल्यू इनका पॉजिटिव में और इनका निगेटिव में दोनों इक्वल हो जाए। कोई भी चीज घटना कब शुरू होती है, पहले बराबर होगी उसके बाद वो घटेगी। तो ये रिजल्टेंट इसका घट रहा है पॉजिटिव में और ये निगेटिव में अपना वैल्यू बढ़ा रहा है निगेटिव में। तो निगेटिव वाला साइन कब उस पे डोमिनेट करेगा, जब पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाला बढ़ने लगेगा। तो यहां पे देखो पॉजिटिव तो घट रहा है और निगेटिव अपने में मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हो, तो यानी π/4 3π/4 पे वैल्यू ये और घटा लेगा। तो यहां से π/2 से 3π/4 में अगर आप वैल्यू देखो तो यहां मान लो सपोज ये 1/√2 रखता है, ये -1/√2 रखता है, ठीक है, तो वहां पे 0 आ जा रहा है। तो उसको तो हम लोग देखेंगे π/4 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। और कोई भी आप एंगल देख के देखिए ये वैल्यू 1 से छोटा ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव अभी रहेगा, ठीक है। तो यानी इस बीच में π/2 पे तो ये था, यहां पे ओपन हो जाएगा और यहां से लेके 3π/4 तक, 3π/4 पे भी 0 ही दे रहा है तो ये भी क्लोज्ड रहेगा। अब आप 3π/4 से पाई की तरफ बढ़िए, 3π/4 से पाई की तरफ अगर आप जाते हो तो देखो क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू 1/√2 से 0 की तरफ आ रही है और ये क्या हो रहा है, -1/√2 से -1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए भाई कि अगर ये यहां से कितना है, -1/√2 से लेके ये कहां जा रहा है, 0 तक, और cos कहां से कहां तक जा रहा है, cos जो है इस रेंज में, मैं 3π/4 से पाई की बात कर रहा हूं, तो क्या कर रहा है, -1/√2 से, यहां प्लस था, से कहां जा रहा है, ये जा रहा है -1 तक, ठीक है। cos जो है वो -1/√2 से -1 तक जा रहा है। यहां पे साइन का लोचा हो गया, साइन आपका 0 से होगा ना, साइन x जो है वो 0 से 1/√2 के बीच में इस रेंज में आ रहा है
और cos x की अगर बात करूं तो क्या हो रहा है इस रेंज में, -1 से लेके -1/√2 हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो इसका रेंज क्या आ रहा है sin x प्लस cos x का, -1 से 0। अब -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 ही तो मिलेगा। तो यहां पे आपका ओपन हो गया और ये -1 पाई तक दे दिया, ठीक है, ये -1 दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, पाई से 5π/4 तक देखते हैं। ग्राफ से भी वैसे समझ सकते हो, पाई से 3π/4 सॉरी 5π/4 तो यहां तक है। तो यहां पे देखिए कॉस, ये जो साइन है ये निगेटिव हो चुका है और यहां से यहां तक कॉस भी अभी निगेटिव ही है। तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो अभी भी ये वैल्यू अपना ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा, तो अभी भी फिर वो वैल्यू यहीं तक आ रही है। 5π/4 पे क्या होगा, 5π/4 पे दोनों वैल्यूज इक्वल आ जा रही हैं। 5π/4 पे वैल्यू क्या है, दोनों निगेटिव इक्वल आ जा रही हैं। तो फिर आपका केस यहां पे थोड़ा सा बदल जाएगा। पाई पे 3π/4 से पाई के बीच में तो आपका ये हो गया, लेकिन पाई से 5π/4 पे वैल्यू थोड़ा सा बदलेगा, वो आपको देखना है क्या बदलेगा। पाई पे तो अगर कॉस साइन पाई हो या कॉस पाई हो, क्या वैल्यू आने वाली है, साइन पाई पे 0, कॉस पाई पे -1, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा। लेकिन पाई के बाद ये नेचर बदल रहा है। पाई से 5π/4 पे अगर मैं देखूं, पाई से 5π/4 पे साइन को देखो तो साइन कैसा होगा, पाई से 5π/4 में साइन होगा पाई से 5π/4 में ये हो जाएगा 0 तो था ही, -1/√2 से, ठीक है। और cos x की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, पाई से 5π/4 के बीच में ये हो जाएगा cos x -1 से लेके -1/√2 तक, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि sin x प्लस cos x इस रेंज में आ रहा है, माइनस इस रेंज में अगर आ रहा है फंक्शन, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप लोगे तो क्या आएगा, ये -1 और इसमें इसको आप अगर 1/√2 की वैल्यू बताओ तो कितना आ जाएगा, 0.707। तो ये माइनस, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये -2 देगा। अब इसको आप ऐसे ही करके आप इसको सॉल्व करना और ये ऐसे ही चलेगा 3π/2 तक। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसी पे आप आगे की चीज़ें कंप्लीट करना। अगर इसमें डाउट होता है तो हम लोग देख लेंगे। फिर आपका ये फंक्शन यहाँ से फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ फिर डिसकंटिन्यूअस, और ये ऐसे, ठीक है। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही है। चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 3π/2 तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि थोड़ा DP3 का, तो DP3 का क्वेश्चन नंबर अभी मैं पहले 19th क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में देखता हूँ। इसमें दिया है fx इज इक्वल टू 1 - tan x अपॉन 4x - पाई, ठीक है। और x बिलोंग्स टू 0 से π/2 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से π/2 में कहीं पे भी, तो यानी पाई, और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ f एट π/4, ये आपसे पूछा है।
तो सिंपल सी बात है, अगर x जो है 0 से π/2 में कंटिन्यूस, यानी π/4 पे भी वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि कंटिन्यूस है 0 से π/2 के बीच में, तो π/2 के बीच में ये π/4 आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि π/4 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो बस आप इसकी एक तरह से क्वेश्चन लिमिट का हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 आपको निकालना है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। बस लिमिट निकालना है, AEEE 2004 का है, सिंपल है। आप π/4 पुट करो तो 0/0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एल हॉस्पिटल लगाइए, क्योंकि अब आपको बोर्ड का तो मेथड से कोई मतलब उतना हर क्वेश्चन में रहता नहीं है, उसको आना चाहिए। कुछ जगह पे आपको डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट होगा तो वहां पे बेसिक मेथड बोर्ड वाला भी आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली इसका डिफरेंशिएशन भी आसान है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, -10x का -sec²x, 4x का डिफरेंशिएशन 4 और -π का 0, तो यानी sec²x/4, लिमिट x टेंडिंग टू π/4। अब इस पे पुट कर दीजिए, तो sec² π/4/4 इज इक्वल टू, तो sec π/4 मतलब cos का, cos 45 डिग्री कितनी होते हैं, 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2, तो √2 का स्क्वायर/4 कितना आ गया, -1/2, ठीक है। ऑप्शन ए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो लिमिट आपको आना चाहिए, बस हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में 20 क्वेश्चन सर 20 भी पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 20 भी पूछा है। 20 क्वेश्चन क्या है भाई, इफ fx इज इक्वल टू √a² - ax + x² माइनस a² + ax + x² अपॉन √a + x - a - x। चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। अब क्या करें इस क्वेश्चन में, बोला है कि ये कंटिन्यूअस है हर जगह पे, तो आपको बताना है f0 की वैल्यू, फंक्शन यानी कि एक तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये 20 है TVP 3 का, ठीक है। x0 आप पुट करो तो क्या मिल रहा है, पहला काम तो ये है, इधर a मिलेगा, इधर भी a - a 0, नीचे में भी a - a 0, 0/0 बन रहा है। तो अगला काम हमारा क्या है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लीजिए। 1/2 √a² - ax + x², फिर इसका चेन रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन, a² का डिफरेंशिएशन 0, -ax का -a और इसका 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, 1/2 √a² + ax + x² और इसका डिफरेंशिएशन a + 2x। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब डिनोमिनेटर का देख लीजिए, डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1/2 √a + x और a + x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, और इसका भी a - x और इसमें डिफरेंशिएशन इसका -1, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ऐसे, तो इसको मैं थोड़ा सा, चलिए ये स्टेप हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 पूरे जगह से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचा फिर, अभी भी क्या कोई ये वही फॉर्म बन रहा है क्या। अब ये पुट करके देखिए, x टेंडिंग टू क्या था 0, 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, -a/a -1 हो जा रहा है, और ये कितना हो रहा है
माइनस, हाँ अब ठीक है। अब डेरिवेटिव के बाद आप इसको सिंप्लीफाई मत करो, एक बार आप चेक कर लो। लिमिट x टेंडिंग टू आपको जीरो निकालना था ना, जीरो पुट करके देखो क्या बन रहा है। ये जीरो हो गया, माइनस ए अपॉन ये पूरा जीरो, तो a बचेगा, माइनस ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, -1। ऐसे यहाँ पे आप जीरो पुट करो, 0 0 0, तो ये हो गया a बाई ए, ये भी -1 हो गया, तो न्यूमरेटर की वैल्यू -2 आ गई। अब नीचे में रखो x0, तो ये 1/√a, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये भी 1/√a, तो ये हो गया कितना, 2/√a। ठीक है, तो -2/2/√a, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज -√a। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपली एल हॉस्पिटल लगाना है। आप लोग आराम से, डिफरेंशिएशन अब तो आपको अच्छे से आता है, तब भी आपको क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं। ओके, क्वेश्चन 20 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 भी पूछा है भाई साहब ने, थोड़ा टाइम तो दे देते क्वेश्चन पे। fx इज इक्वल टू x माइनस e पावर x प्लस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। ये डिफाइंड है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर कंटिन्यूअस है तो आपका इसका ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में यहां लिख दे रहा हूं, ऑप्शन f0 दिया हुआ है, फंक्शन एट 0, लिमिट एट अ पॉइंट ये दिया हुआ है, और फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है -2। तीसरा ऑप्शन है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपसे पूछा है, फ्रैक्शनल फंक्शन x माइनस, तो ये वैल्यू दिया है -0.5, और लास्ट डी ऑप्शन दिया है f0। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन डी ऑप्शन में करेक्ट कर लीजिएगा, वो fx नहीं होगा, f.0 होगा। fx तो वेरिएबल है, तो आप उसको जो फ्रैक्शनल वैल्यू fx लिखा है उसको f0 कर लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू -1.5 दिया है। ठीक है, तो ये हो गई बात इसकी f0 और इसकी वैल्यू की। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ये ऑप्शंस हैं, आंसर नहीं है, इसमें से कोई एक सही है। चलिए, तो लिमिट x0 तो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, यानी डिफाइंड नहीं होगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है। तो यानी हम इसका लिमिट निकाल दें, कहने का मतलब है कि इसका लिमिट आप पहले निकालिए। f0 का मतलब क्या हुआ कि लिमिट आपको निकालना है x टेंडिंग टू 0, तो x माइनस ई पावर x cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। डिफ्रेंशिएट 0 पुट करिए तो कितना आ रहा है, 0 ई पावर -1 प्लस 1, 0/0 बन रहा है। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ई पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पावर x, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, और फिर 2x का चेन रूल से 2, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, फिर आप x0 पुट करके देख लीजिए, तो ये फिर 1 - 1 0, और ये तो 0 हो ही गया, नीचे 0 है ही, तो 0/0 फिर बन रहा है। फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस EX का माइनस EX, 2 साइन 2x का क्या हो जाएगा, -4 cos 2x अपॉन 2x का 2 हो जाएगा। अब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करिए, तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -4/2, कितना आ रहा है, -5/2। तो f एट 0 कितना आ रहा है, -5/2, लेकिन आंसर क्या है
प्लस 5/2, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसका f0 की वैल्यू कितनी आ रही है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -3 होगा, -3, लेकिन ये बोल रहे हैं -2, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं। याद रखिए कितना है, -5/2। अब इन्होंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिल गया, फ्रैक्शन वैल्यू अब बताइए, मतलब f0 पे फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, फंक्शन में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस करते हैं, x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो f0 कितना है, f0 आपने अभी निकाला था -5/2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 आ रहा है। तो इनको ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ रहा है, 0.5, लेकिन ये -0.5 बोल रहा है, तो ये भी गलत है। अब तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डी ऑप्शन होगा, लेकिन तब भी आपके सामने मैं कर देता हूं। तो ये पता है, ये और ये भी हमें पता है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आई थी, -5/2 इंटू ये वैल्यू हमारे पास है 0.5। तो इसको सॉल्व करिए, हाँ 0.5, और ये कितना आ रहा था, -5/2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिनट, fx, अच्छा 1 मिनट, fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर f0, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 आई थी, यहां तक तो क्लियर है। -5/2 और फ्रैक्शनल वैल्यू जो आ रही है आपकी, वो आ रही है 1.5, -1.5। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, ये तो सही है, 0.5 आ रहा है, -3 भी आया ही हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर -1.5 तो नहीं आना चाहिए, इसका आंसर -1.25 होगा, ठीक है ना। ये -5/2 है और ये है 0.5, तो इसका आपका आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ रहा है -1.25, ठीक है। तो यहाँ पे तो सभी ऑप्शंस आपके DBP 3 में दिक्कत आ रहे हैं। लास्ट ऑप्शन जो है देखता हूँ कि कंटिन्यूटी DBP 3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अभी तक तो सभी क्वेश्चंस जो थे आपके एल हॉस्पिटल पे ही क्वेश्चंस थे, लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये था क्वेश्चन 21, तो 21 में f0 माइनस, हाँ ठीक तो है, ओके ओके ओके, हाँ ये सही है। ये हमने यहाँ पे इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है ना, सही तो है। तो इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका क्या आएगा, -3 तो आया था, -3 इंटू 0.5 -1.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन में सब तो दिया ही हुआ था, पता नहीं हम लोग -5/2 क्यों ले रहे थे, -3 तो लेना था। चलिए ये हो गया, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या देखते हैं, अरे यार ये तो और आसान है, इसको क्यों, fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23, fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 2/e पावर 2x माइनस 1।
ठीक है, e पावर 2x माइनस 1, कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2007 का क्वेश्चन है। ये बोला है कि कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग f0 एज, इसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है 0 पे, एट कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे, कब, कैसे, f0 की वैल्यू क्या डिफाइन करें कि इसको कंटिन्यूअस बना दिया जाए। तो सीधी बात है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि 0 पुट करने पे डिफाइन नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट आ जा रहा है ना। तो अगर हम f0 कोई वैल्यू बता दें और उसका इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट एट अ पॉइंट हम कुछ फिक्स कर दें वही वैल्यू के बराबर, तो फंक्शन हम बोल सकते हैं ना कि ये कंटिन्यूअस है। तो इसको बोला है कि इसको कंटिन्यूअस बनाना हो तो हम f0 की वैल्यू क्या पुट करें, तो सीधा घुमा फिरा के पूछ यही रहा है कि इस लिमिट की वैल्यू बताइए, क्या, x टेंडिंग टू 0 पे। तो आप देखिए x0 पुट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, और यहां भी पुट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले केस में आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। एलसीएम ले लिया, क्योंकि एल हॉस्पिटल इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे नहीं लगता, 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पे लगता है। तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये हो गया e2x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x, इसको ही मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो x 2x माइनस x। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आप x टेंडिंग टू 0 पुट करिए, लिमिट भी चल रहा है ना, लिमिट ही तो आप निकाल रहे थे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करिए, 1 माइनस 1 0, नीचे में भी 0, तो आपको क्या करना चाहिए बताओ, इसको कैसे सॉल्व करें। सिंपल है, इसमें क्या करना है, इसमें तो आप ये कर दो 0/0 बनने लगा ना अब, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, e पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई पावर 2x और माइनस 2x का 2 माइनस 2 x e2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार x को बाहर रखो e पावर 2x का करोगे तो ये आ जाएगा, और एक बार प्लस e पावर 2x को बाहर रखो, x का करो तो 1 आएगा, और x माइनस x का करोगे तो माइनस 1 आएगा। अब पुट करो x टेंडिंग टू 0, क्या आ रहा है, तो x टेंडिंग टू 0 पुट करने पे अभी भी 2 माइनस 2 0, और नीचे में भी 2, नीचे में क्या आ रहा है 3 2x 3 माइनस 2। तो अभी यहाँ पे आंसर में x 2x, ये तो ठीक है, e2x भी आ गया, ये माइनस 1 भी सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको डिफरेंशिएट भी हम लोगों ने सही किया है, -2। ओके, x टेंडिंग टू 0 पुट करने पे क्या दिक्कत आ रही है, ये आ रहा है 2, ये 2 प्लस 1 3, तो 0/2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, 0 और नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये आंसर इज 0। कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये सब कुछ डाउट्स थे, और भी कुछ डाउट हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट। हाँ, एक क्वेश्चन है कि fx दिया हुआ है फ्रैक्शनल वैल्यू, और दूसरा gx दिया है, gx दिया है इंटीजर वैल्यू। देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो आपको कंटिन्यूटी बताना है। फर्स्ट पार्ट है fx इंटू जी एक्स की कंटिन्यूटी बतानी है, किस पे, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो देखो सबसे आसान तरीका है कि आप इसका फंक्शन लिख लो, इनटू, इसको आप लिख ही लो, और क्या करो, देखो फ्रैक्शनल को आप ऐसे लिख लो, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये हो गया x माइनस दिस इंटू एक्स, ये आपको याद आ गया।
अच्छा, अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ये चेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और इधर भी 1 माइनस एच का। तो 1 में से कुछ माइनस होगा तो 1 से छोटा वैल्यू हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 माइनस एच रहेगी। तो ये पूरा हो गया 1, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रहेगा ही, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच यहाँ पे आएगा। तो 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए अगले स्टेप में कर देंगे। 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा है तो यानी 1 देगा, 1 माइनस 1 तो यहाँ बचा एच, यानी एच की लिमिट क्या था 0 था, और ये कितना आएगा 1, ये भी 0 आ रहा है। लिमिट एट अ पॉइंट चेक कर लीजिए, लिमिट एट अ पॉइंट अगर आप 1 पुट करते हो तो ये 1 माइनस 1 0, बात ही खत्म हो गई। तो यानी ये कंटिन्यूअस है कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब दूसरा पूछा है आपसे, दूसरा आपसे पूछा है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का बताइए क्या होगा। तो एफ एक्स क्या है, x माइनस दिस है प्लस दिस। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट तो ये कट जाएगा और ये x हो जाएगा, और ये x पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये तो पहली बात है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया, इंटीजर से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एफ एक्स प्लस जी एक्स वाला तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लोगे। अब आती है बात एफ एक्स माइनस जी एक्स की, तो इसमें आप ऐसे नहीं कर पाओगे, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी x माइनस दिस, यानी अब आपका फंक्शन क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ दिस। अब आपसे बोला है क्या कि 1 पे चेक करिए इसकी कंडीशन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच। तो ये 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ही, 1 माइनस एच तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 में से कुछ माइनस कर दिया तो ये 0 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो 1 माइनस 0 यानी 1। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एच। तो ये कितना हो गया 1, और ये हो गया 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया -1। तो देखिए ये क्या कंटिन्यूअस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये जो है एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये 10th क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, हालांकि शायद मैंने इसको बताया भी था कभी, इसको मैंने बताया है। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया है पहले भी, आप उसको एक बार ट्राई, वीडियो मेरे पहले के देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू।